गुड इवनिंग, जय माता दी जी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चैप्टर कवर किया था, दैट इज एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और एग्जैक्टली आप लोगों को पता है दैट एलपीजी आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो मैं लास्ट क्लास से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि लास्ट क्लास में सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। तो जब सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे तो थोड़ा सा लूंगा कि प्लीज, चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और एलपीजी। सर ये चैप्टर आया क्यों था? सर जस्ट बिकॉज की इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। क्या आए थे? इकोनॉमिक क्राइसिस। और इकोनॉमिक क्राइसिस कब आए थे सर? 1990 में। कब आए थे? 19। कुणाल सर आपने हम लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस आने के रीजंस भी बता दिए थे। सर फर्स्ट रीजन था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सर सेकंड रीजन था हाई बर्डन ऑफ डेट। सर थर्ड रीजन था सर डेफिसिट बीओपी। सर फोर्थ रीजन था सर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। सर फिफ्थ रीजन था सर फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये देखा सहज, लास्ट क्लास में जो सीरियस थे ना उनको पता है कि हमारे पास क्या थे जी रीजंस। किस चीज के रीजंस थे ये? हमारी कंट्री के अंदर क्या आने के बच्चे? इकोनॉमिक क्राइसिस। क्या आने की? इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इकोनॉमिक क्राइसिस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, ये सारे हमारे पास रीजंस से बच्चे। रीजंस किस चीज के बच्चों? ये हमारे पास रीजंस से हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आने के। और बच्चों सबसे ज्यादा मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये रीजन से 1950 से लेकर 1990 तक जितने भी 5 ईयर प्लान्स आए, उन 5 ईयर प्लान्स के फेलियर के, ये वो रीजन से। हाँ, सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट को ही माना जाएगा, क्योंकि इतने 4 सालों में 5 ईयर प्लान्स भी उन्होंने ही बनाए, ऑब्जेक्टिव सेट भी उन्होंने करे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मैक्सिमम भी उन्हीं के हाथ में थी। और सेकंड चैप्टर में ये बात हमने पढ़ी भी है कि मेन रोल किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। तो भाई जब मेन रोल 1950 से लेकर 1990 तक दिया किसको था? गवर्नमेंट को। तो सबसे बड़ी गलती भी किसकी है? गवर्नमेंट। और वो हमने मेंशन भी की है। तो ये मेरे पास सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है एलपीजी, तो बच्चों को सबसे पहले बताओ कि ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहां से आई, क्यों आई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहां से आई, क्यों आई? तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया तो पता लगा ये रीजन थे जिसकी वजह से क्राइसिस आए, और क्राइसिस की वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई। और जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी। रीजन सारे पता है हम लोगों को कौन कौन से थे? तो हम लोगों ने $7 बिलियन का क्या लिया था? किससे लिया था? और आईएमएफ, हाँ वर्ल्ड बैंक, एंड उन्होंने हमको क्या दिया? $7 बिलियन का। जिसकी वजह से उस लोन के बाद हम लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हम अपनी कंट्री के अंदर क्या लेके आएंगे? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। और क्या लेकर आएंगे? रिफॉर्म्स। क्या लेकर आएंगे? और उस रिफॉर्म्स के अंदर जो मेजर्स लिए जाएंगे, उस रिफॉर्म्स के अंदर जो क्या लिए जाएंगे? मेजर्स। क्या लिए जाएंगे? उस रिफॉर्म्स के अंदर जो क्या लिए जा रहे हैं? मेजर्स। क्या लिए जा रहे हैं? ये सारे मेजर्स, ये सारे मेजर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक स्टेबलाइजेशन मेजर और एक स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्टेबलाइजेशन और चीजों को क्या करने के लिए? स्टेबल। क्या करने के लिए? स्टेबलाइजेशन मेजर। और पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए स्ट्रक्चरल मेजर्स। और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करना, कभी कोई पूछ ले कि क्या मतलब है, समझ जाना लोगों की डिपेंडेंस प्राइमरी सेक्टर से हटा के किस पर लगानी थी? इंडस्ट्रीज और सर्विसेज पर। इससे कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। क्या कहते हैं इसे? ये भी मेजर लिए गए। क्या लिए गए? मेजर। तो इसका मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर मनन दो तरह के मेजर्स से। कौन कौन से? एक स्टेबलाइजेशन मेजर्स और जिन मेजर्स के फीचर क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बस वही चीज जो लास्ट क्लास में हाफ एन आवर क्यों कराई थी, वही चीज अभी मैं 5 मिनट में बोल रहा था। बस ये क्या था, बस बोल दिया मैंने, बोल दिया। और मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट भी कर दिया था, लिबरलाइजेशन स्टार्ट भी कर दिया था। लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन भी बता दी थी, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। और मैंने आपको ये बताया था कि जिस जगह से एक दो नए बच्चे बैठे हैं, बेइज्जती जी, क्या फायदा पागल, बाकी सबको तो पता ही है अपने बारे में। हाँ जी। तो लिबरलाइजेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। क्या मतलब था? रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। जब रेस्ट्रिक्शंस को हटाया जाता है उसको बोला जाता है क्या? लिबरलाइजेशन। क्या बोला जाता है? किसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस को हटा रहे थे? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से। किसके ऊपर से? प्राइवेट सेक्टर से ऊपर से। जब रेस्ट्रिक्शन जहां से हटेंगी, जहां से रेस्ट्रिक्शंस हटेंगी, वहां पे आते हैं चेंजेस। क्या आते हैं? चेंजेस को बोलते हैं रिफॉर्म्स। क्या बोलते हैं? 5 जगह से रेस्ट्रिक्शन हटी थी, तो 5 तरीके के क्या है? रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, टैक्सेशन रिफॉर्म एंड फॉरेन एक्सचेंज। इन 5 जगह से रिस्ट्रिक्शन हटी थी, इन 5 जगह पे चेंज।
5 तरह के रिफॉर्म्स आ गए। अब ये तुमने पहले कहाँ पढ़ा है, तुमने पहले कहाँ पढ़ा है ये तुमने हम लोगों ने पहले पढ़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में मेरे साथ, जिसमें तुम लोग दो तरह के एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल इनको बिजनेस की बुक में दिया हुआ है एलपीजी, सबसे बड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो 1991 के अंदर स्टार्ट हुआ था, आज 2022 तक चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी में, और आगे भी आते रहेंगे जब तक कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी ना आ जाए। इतनी बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी, इतना बड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बट वो पढ़ा था बिजनेस में। चैप्टर है पूरा। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। रिस्ट्रिक्शन 5 जगह से हटाई गई, वहां पे हमारे पास क्या आ गए, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स हमारे पास जाके जो रिफॉर्म्स हमारे पास आए वो हमारे पास रिफॉर्म 5 तरह के रिफॉर्म्स है, वो मैंने आपको बता दिए। जब 5 रिफॉर्म्स हो जाएंगे फिर क्या होगा सर, फिर कुछ नहीं सर, लिबरलाइजेशन खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का आपको बताया था दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दैट इज चेंज इन द ओनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो 2 तरह से प्राइवेटाइजेशन होती है। जब प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे ना, सारी गवर्नमेंट फर्म्स को प्राइवेटाइज नहीं किया, कुछ को छोड़ दिया था। कुछ को छोड़, पता कैसे दिया, कुछ को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि उनको एक ऑटोनॉमी पावर दी गई, ऑटोनॉमी दी गई अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, और उन्होंने फिर अपने आप को इंप्रूव किया। और जब उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया, उसको प्राइवेटाइज नहीं किया, उनको नाम दे दिया नवरत्न्स। उन इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के जो हाथ में थी, जो हम प्राइवेटाइज करने वाले थे, बट हमने एक लास्ट चांस दिया और उन्होंने अपने आप को इंप्रूव कर दिया, उन चीजों को हमने प्राइवेटाइज नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको इंप्रूव किया, उसको बोलते हैं नवरत्न्स। क्या बोलते हैं? और कुछ मिनी रत्न्स थे, कुछ क्या थे, तो नवरत्न्स और मिनी रत्न्स, बस ये रह गए थे गवर्नमेंट के हाथ में। बाकी मोस्टली चीजें हम लोगों ने क्या कर दी थी, डिसइन्वेस्ट। क्या कर दी थी? तो वो क्या था, एक पैराग्राफ इसके ऊपर ही पढ़ाऊंगा। तो इसका मतलब ऑन प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है। हाँ, 2 चीजें। कौन कौन सी सर? टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, दैट इज चेंज इन ओनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट, और एक ये नवरत्न्स वाला पैराग्राफ, दैट्स इट, प्राइवेटाइजेशन खत्म। फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे लगता है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से मिलाना, उसको क्या कहते हैं जी, ग्लोबलाइजेशन। बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना। ऑब्वियसली बात है, जो तेरे पास है उसकी तेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, जिसके पास वो चीज नहीं है उसके लिए उसकी बहुत वैल्यू है। तो जिसके लिए जो बहुत वैल्यू है उसको कम में दे दे, तेरे लिए कोई वैल्यू नहीं, तुझे कुछ मिल जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग एक्सपेक्ट करी जाती है तब जब हमारी कंट्री के अंदर बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो। अबे जिसका पेट भरा हुआ है उसको और नहीं भरना, और जिसका पेट खाली है उसको इतना सा भी दे दोगे भर जाएगा। इसको ग्लोबलाइजेशन का मतलब बोलते हैं भाई। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आई, टेक्नोलॉजी आई, सबसे बड़ा पार्ट आया आउटसोर्सिंग का। जो डेवलप नेशन से वो हमारी कंट्री के अंदर आउटसोर्स करना शुरू हो गए। जैसे हमारी कंट्री के अंदर बीपीओ और कॉल सेंटर आए। अरे आज 2022 की बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों से बात कर 2010 की, 11 की, 2010-11 के अंदर, मतलब कि तब भी 10 साल लग गए बीपीओ को आने में। 2009-10 के अंदर सर कॉल सेंटर का ऐसा जमाना आया कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि क्लास 10th और 12th का स्टूडेंट अपने वेकेशंस में कॉल सेंटर ज्वाइन करता था जी। पहली बार पता लगा ओह रात को भी काम हो सकता है भाई, रात को जाना है। तो हमारी कंट्री के अंदर उस वक्त इतना क्रेज आ गया था, हर यूथ पैसा कमाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहली बात तो जाना कब है, रात को। पहले पता लगा अच्छा रात को जा सकते हैं, काम करेंगे पैसे ही मिलेंगे। तो एग्जैक्टली और 8,000 9,000 10,000 12,000 सैलरी में, मैं बहुत बड़ी बात थी यार 2009-10 के अंदर ये चीज। बड़ा नया क्रेज आया भाई। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने, मैं भी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन्होंने ज्वाइन किया होगा बीपीओ, उस वक्त कॉल सेंटर ज्वाइन किया होगा, मैम आज भी बड़ी अच्छी सैलरी है, आज भी उसी फील्ड में है वो, बट बहुत अच्छे अच्छे लेवल पर है। तो ये किसका पार्ट है? आउटसोर्सिंग का पार्ट है। बाहर के लोग हमारी कंट्री के अंदर आउटसोर्स करेंगे तभी तो ऐसा होगा, हमारी कंट्री के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। अरे कितने फायदे होंगे ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होते ही पहला टॉपिक कराओ, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट्स, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, पहला टॉपिक वही कराओ। आउटसोर्सिंग कराओ, इंडिया डब्ल्यूटीओ का पार्ट बना, क्योंकि इंडिया ने पॉलिसी अडॉप्ट करी है ग्लोबलाइजेशन, वो डब्ल्यूटीओ पढ़ाओ, उसके फंक्शंस पढ़ाओ, इंडिया का डब्ल्यूटीओ में रोल बताओ। और बताओ क्या ग्लोबलाइजेशन में? अरे ग्लोबलाइजेशन में बहुत कुछ बता दिया, बस और कुछ नहीं है जी। अब कुणाल सर, अब सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन करा दो कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है ना, इसका, इन तीनों पॉलिसी का इकोनॉमी के ऊपर कैसा इफेक्ट आया? दैट्स इट, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन का नाम है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इफेक्ट अभी तक चल रहा है, बट जो जो हमने ऑब्जर्व किया वो सारे इफेक्ट बताएंगे। 6 पॉइंट्स हैं जी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये पूरा चैप्टर था, मैंने आप लोगों को 1 घंटे में लास्ट क्लास में बताया था जी, वही आज दोबारा बताया कि मैंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना है। जो जो पढ़ चुके थे वो दोबारा नहीं पढ़ेंगे जी, है ना। करें, स्टार्ट करें।
यस बेटा, देखना सारे एक बार। हाँ पर थे, प्लीज देखना एक बार। ये हमने पढ़ लिया था, रीजंस पढ़ लिए थे, यस और नो? पढ़े थे नहीं पढ़े थे? आवाज नहीं आ रही। ये रीजंस कि हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आए थे, उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर क्या न्यू इकोनॉमिक, हमने लोन लिया, फिर हमारे पास दो स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल मेजर्स, और फिर उसके दो तीन फीचर्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड, और लिबरलाइजेशन का मतलब तो रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन दी प्राइवेट सेक्टर, और लिबरलाइजेशन की वजह से 5 जगह पे रिफॉर्म्स आए। कौन से रिफॉर्म्स? फर्स्ट इज, हाँ जी आवाज नहीं आ रही जी, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड इज, थर्ड टैक्स रिफॉर्म, फोर्थ फॉरेन एक्सचेंज एंड फिफ्थ, तो यहां से हमने स्टार्ट करना था, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा जी। आओ स्टार्ट करें जी। सर कहां पे रिफॉर्म आए, पहले अपने माइंड में सारे सोच लो एक बार ये बात कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि रिफॉर्म कहां आए। सर रिफॉर्म आए इंडस्ट्रीज में। कहां है सर, क्या क्या रिफॉर्म आए? और दिमाग में एक बात और सोचो कि आप बात कर रहे हो लिबरलाइजेशन की, किसकी बात कर रहे हो? एक पॉलिसी आई, क्या नाम है उसका? लिबरलाइजेशन। क्या नाम है? जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर में क्या है? चेंजेस। क्या है सर बताना जरा सर चेंजेस बताना। हाँ बता रहा हूं। फर्स्ट, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हाँ जी, 1950 से लेकर 1990 के बीच में शेड्यूल सी की इंडस्ट्रीज के लिए क्या लगाया था कि अगर आपने इंडस्ट्रीज खोलनी है तो क्या लेना पड़ेगा? क्या कर दी? बोल क्या कर दी? कहां से हटा दी? इंडस्ट्रीज से। बोल कहां से? तो कौन से रिफॉर्म पढ़ रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। कौन से रिफॉर्म पढ़ रहा हूं? और पहला रिफॉर्म क्या है जी? रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल। देखो याद होगा सिर्फ 3-4 इंडस्ट्री थी, किसको? प्राइवेट को, और उसके लिए भी क्या देता था? अब सारी चीजों के लिए लाइसेंस हटा दिया, 3 चीजों को छोड़कर पड़ेगा यार। हर एक चीज प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते। डिफेंस इक्विपमेंट अब सारे बच्चों तो घर बैठ के गन बनाना शुरू कर देंगे। समझ रहे मेरी बात? द न्यू पॉलिसी अबॉलिश द, भाई न्यू एलपीजी आया भाई, अबॉलिश द लाइसेंसिंग फॉर ऑल दी, लाइसेंसिंग फॉर ऑल दी एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट लिस्ट इंडस्ट्री, लाइक लेकर के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए, और इंडस्ट्रीज एक्सप्लोजिव्स के लिए, केमिकल्स के लिए। तो हम लोगों के पास क्या अभी भी क्या चाहिए था? लाइसेंस। बाकी किसी चीज की लाइसेंस? बोल बल्ले, बोल बल्ले बल्ले। इधर आ, इधर आ, जल्दी आ, जल्दी फटाफट जल्दी आ, खड़े। हाँ जी, देखना बच्चे, देख, बोल बल्ले बल्ले, बोलो बल्ले बल्ले बल्ले। नो लाइसेंस पर अब क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। किसके लिए नहीं चाहिए? टू सेटअप अ, पहले चाहिए था, कब चाहिए था? 1950 से लेकर 1990 तक क्या चाहिए था? आगे खड़े होकर क्या चाहिए था? लाइसेंस। क्या चाहिए था? बट अब लाइसेंस एक्सपैंड करना तब भी लाइसेंस, डाइवर्सिफाई करना तब भी लाइसेंस, बट अभी भी लाइसेंस चाहिए सिर्फ कुछ चीजों के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है। उन चीज के लिए अभी भी क्या चाहिए? लाइसेंस। जैसे डिफेंस इक्विपमेंट, इनके लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। लिकर के लिए क्या चाहिए? लाइसेंस। बाकी किसी भी चीज की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट, अरे बोल दो बल्ले बल्ले। अरे किसका रोल कम हो गया? सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, मुझे कहता सर, मैं हाँ बोलो कुणाल सर, प्राइवेट सेक्टर को रोल मत दो, रोल किसको दो? सिर्फ इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का रोल सिर्फ किसको दो? किसको दो? ये कहता है किसको दो? देख ले देख ले, हटा दिया, हटा दिया रोल। बहुत कुछ देख लिया 1950 से लेकर 1990 के बीच में, हटा दिया। इंडस्ट्रीज को किसको दिया था? पब्लिक सेक्टर किसको दिया था? इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए मोनोपोली किसके हाथ में थी? कम कर दी। बोलो करो। वन ऑफ द स्ट्राइकिंग फीचर वाज द, हाँ जी, सब्सटेंटिव रिडक्शन इन दी, किसके रोल में? इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर रिड्यूस फ्रॉम, कहां तक आ गई? ये कौन कौन सी? और हमको दी थी 3, प्राइवेटाइजेशन को लिए दी थी कितनी?
3। अब गवर्नमेंट के पास कितनी रहेगी जी? 3। हाँ जी, क्या डिक्रीजिंग इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो याद होगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, कार्वे कमेटी क्या थी? कार्वे कमेटी। कौन सी कमेटी? क्या बोलते हैं उसे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या बोलते हैं? तो ये पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कंपीट नहीं कर पाती थी किससे, तो इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ गुड्स क्या रख दिए थे? रिजर्व्स। क्या रख दिए थे? जिसको क्या बोलते थे? रिजर्वेशन। क्या बोलते थे? अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, रिजर्वेशन अंडर। कौन से टाइम से ले कौन से टाइम तक? 1950 से 1900 पर सॉरी, अब हमने उससे कर दिया डी रिजर्व। क्या कर दिया? पीछे हो, क्या कर दिया? तो डी रिजर्व अंडर दी, अरे मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय दी हैव नाउ बीन, हाँ जी, हैव नाउ बीन द इन्वेस्टमेंट सीलिंग ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल अंडरटेकिंग इनहैंस टू रुपीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अब उसको बोला जाएगा जो कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा? 1 करोड़। किसे कितने करेगा? फर्स्ट चैप्टर के अंदर मेंशन, सेकंड चैप्टर के अंदर मेंशन था 5 लाख, यहाँ मेंशन है कितना? 1 ईयर। बट मैं आपको बताता हूँ अभी हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए 5 करोड़। जैसे ऐसा टाइम बढ़ते रहेगा ऐसे ऐसे कितनी इन्वेस्टमेंट करी जाती है? सुनो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करी जाती है उससे पता लगता है कि वो बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। इंडिया के अंदर क्राइटेरिया यही है बिजनेस को आइडेंटिफाई करने का कि बिजनेस स्मॉल है, माइक्रो है या फिर क्या है? मीडियम। अभी हम लोग बात करें सिर्फ स्मॉल की। किसकी? स्मॉल की। तो स्मॉल एंटरप्राइजेस को जो हम लोगों ने गुड्स क्या करे थे? रिजर्व्स। क्या करे थे? वो डी रिजर्व कर दिए। क्या कर दिए? और लिमिट 5 लाख से बढ़ा कितनी कर दी? 1 CR। कितनी कर दी? इन मैनी इंडस्ट्रीज द मार्केट वाज अलाउड टू डिटरमाइन दी प्राइस। पहले तो मैक्सिमम चीजों का प्राइस डिटरमाइन कौन करता था? गवर्नमेंट। कौन करता था? बट यार जब से क्या है लिबरलाइजेशन, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूसर जो गुड प्रोड्यूस करते हैं उसका प्राइस डिटरमाइन भी वो खुद करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जब कभी भी प्राइस डिटरमाइन होता है उसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बोलो, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बोलो, द प्राइस ऑफ द इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। विद द हेल्प ऑफ, इसको बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते थे अब उनका प्राइस डिटरमाइन गवर्नमेंट नहीं, उनका प्राइस डिटरमाइन किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, तो कहते हैं डी रिजर्वेशन। क्या कहते हैं इसे? और क्या आया? MRTP एक्ट। कौन सा एक्ट? डी रेगुलेशन कर दी। जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे वो क्या कर दिए? डी रेगुलेट। क्या कर दिए? और एक ट्रांसपेरेंसी पॉलिसी बनाई गई जिससे कि हर एक चीज क्या रहे? ट्रांसपेरेंट। क्या रहे? तो इंडस्ट्रीज के अंदर 4 तरह के रिफॉर्म आए। फर्स्ट बोल रिडक्शन इन, जल्दी बोल, रिडक्शन इन। सेकंड, डिक्रीज इन द रोल ऑफ। थर्ड बोल, डी रिजर्वेशन अंडर दी। और फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ क्या आया जी? मोनोपोलीज एंड दैट इज MRTP एक्ट। कौन सा एक्ट? हाँ जी, कौन सा एक्ट? MRTP एक्ट। कौन सा एक्ट? ये रिफॉर्म्स कहां पर आए? कहां पर आए? कहां पर आए? कितने रिफॉर्म आए थे? टोटल कितने रिफॉर्म आए थे? 5। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अभी हमने कौन सा पढ़ा रिफॉर्म? कितने पढ़े उसमें? फर्स्ट हटा दी। सेकंड, हाँ, डिक्रीज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। थर्ड, डी रिजर्वेशन अंडर दी स्मॉल स्केल। एंड फोर्थ, MRTP। कौन सा एक्ट? नेक्स्ट मेरे पास कौन से रिफॉर्म आ गए? हाँ जी, कौन से रिफॉर्म आ गए? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। कौन से रिफॉर्म आ गए? किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सेक्टर को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल सिस्टम किसी भी कंट्री का क्या करता है? सेविंग को कन्वर्ट करता है इन्वेस्टमेंट में। किसमें? सेविंग को कन्वर्ट करता है। सेविंग को कन्वर्ट करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट। कौन कौन? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम सेविंग को कन्वर्ट किसमें करता है? सेविंग को कन्वर्ट किसमें करता है? इन्वेस्टमेंट। कौन करता है? फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम। किसी भी कंट्री का अगर फाइनेंशियल सिस्टम क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, मतलब सेविंग बड़ी जल्दी कन्वर्ट होगी किसके अंदर? इन्वेस्टमेंट के अंदर। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंजेक्ट करना। क्या होता है? इंजेक्ट करना। क्या होता है? इंजेक्ट करना। क्या होता है? तो जितनी ज्यादा क्या होगी? इंजेक्शन। जितनी ज्यादा क्या होगी? इंजेक्शन। उतनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। जितनी ज्यादा क्या होगी? इंजेक्शन। उतनी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी। तो आपके या तो कि सेविंग कन्वर्ट हो इंजेक्शन के अंदर, हो सेविंग कन्वर्ट हो इन्वेस्टमेंट में। हाँ चाहते हैं सर, तो सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट सिर्फ होगी तब जब कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग क्या होगा? फाइनेंशियल सिस्टम। क्या स्ट्रॉन्ग होगा? फाइनेंशियल सिस्टम।
उस फाइनेंशियल सिस्टम में सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए दो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है बैंकिंग सिस्टम और एक है फाइनेंशियल मार्केट। अब उस टाइम पे तो फाइनेंशियल मार्केट नहीं थी, तो क्या रह गया? तो बैंकिंग सिस्टम में क्या चेंजेस आए वो बताने। भाई मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं ये बात बताने की कि इसको फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, तो इसके अंदर क्या पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब भी मैं पढ़ता हूं ना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, एकदम से याद आ जाता है फाइनेंशियल सेक्टर मतलब फाइनेंशियल सिस्टम मतलब वो जो सेविंग को कन्वर्ट करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट में। सेविंग को कन्वर्ट किसमें करता है? इन्वेस्टमेंट में। और सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने के लिए दो लोग आते हैं, एक आता है बैंकिंग और एक आता है कौन? फाइनेंशियल मार्केट तो सिलेबस में नहीं है क्योंकि उस टाइम पे था भी नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया? बैंकिंग। क्या आ गया? तो बैंकिंग किसका पार्ट है? फाइनेंशियल सिस्टम है। किसका? उसमें भी क्या है? चेंजेस। क्या है? और जो चेंजेस है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? पहला रिफॉर्म बैंकिंग के अंदर, फर्स्ट मेरे पास कौन सा था? चेंज इन द रोल ऑफ। अब समझ आ रहा है ना कि मैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर बैंक के बारे में क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि बैंक भी यही काम करता है, सेविंग को कन्वर्ट करता है किसमें? इन्वेस्टमेंट में। और जो भी चीज है सेविंग को कन्वर्ट करती है इन्वेस्टमेंट में, उसको सिस्टम को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। और रिफॉर्म का नाम क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो सर बैंकिंग के बारे में ही बात होगी कुणाल सर, और किसी के बारे में बात नहीं होगी। तो क्या बोल रहे हैं? पहली बात क्या? चेंज इन रोल ऑफ। हाँ जी, पहले आरबीआई क्या था? आरबीआई पहले आरबीआई क्या था? रेगुलेटर। क्या था? जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाता था कौन था? आरबीआई। अब रेगुलेटर से सिर्फ आरबीआई क्या देता है? फैसिलिटीज। क्या देता है? तो रेगुलेटर से क्या बन गया? फैसिलेटर। आरबीआई रेगुलेटर से क्या बन गया? अरे आरबीआई रेगुलेटर से क्या बन गया? कब? जब क्या है? रिफॉर्म्स। क्या है? और आप किस रिफॉर्म की बात कर रहे हो? लिबरलाइजेशन। किसकी? लिबरलाइजेशन की वजह से 5 रिफॉर्म आए थे। फर्स्ट रिफॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम कौन सा पढ़ रहे हैं अभी? इससे पहले कौन सा पढ़ा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर 4 पार्ट थे। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी। सेकंड, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। थर्ड, डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एंड फोर्थ, एमआरटीपी है। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल सेक्टर में किसके बारे में बात करेंगे? बैंकिंग के बारे में। किसके बारे में? बैंकिंग में फर्स्ट पेपर कौन सा है? चेंज द रोल ऑफ। अभी पहले क्या था? अब क्या बन गया? हाँ जी, पहले क्या था? अब क्या बन गया? एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल सेक्टर वाज अलाउड टू टेक ऑन मेनी मैटर्स विदाउट द कंसल्टिंग दी। क्योंकि आरबीआई तो पहले क्या था, अब क्या है सिर्फ। तो अब आरबीआई से पूछने की जरूरत। सेकंड, ओरिजिन ऑफ। अरे भर भर कर क्या आ गए? प्राइवेट बैंक्स। कौन से बैंक्स? क्योंकि सारा बैंकिंग सिस्टम कौन चला रहा था पहले? गवर्नमेंट के रोल को क्या कर दिया? कम। और गवर्नमेंट के रोल को कम करना मतलब किसके रोल को बढ़ाना। तो अब कौन से बैंक्स आएंगे? कौन से बैंक आएंगे? कंट्री के अंदर से भी और कंट्री के अंदर भी आएंगे, प्राइवेट और कंट्री के। तो देख क्या बोल रहे थे? रिफॉर्म पॉलिसी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट। किसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई? इंडियन एज वेल एज कंट्री के अंदर के भी, कंट्री के। अरे कुछ एग्जांपल बोल। इंडियन बैंक लाइक आईसी, फॉरेन बैंक लाइक HSBC, increase the competition and benefited the consumer through the lower interest rate and better। तो जितने लोग ज्यादा हो जाएंगे उतनी इसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, कस्टमर को और क्या होगा? फायदा बहुत जल्दी हो जाए। ऐसा मार्केट में आ जाए सिनेरियो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाले लोग भी बहुत सारे आ जाए, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाए हमारी कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से जब कंपटीशन मार्केट में बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी कम होते रहेंगे। ऐसे हमारे पास कम्युनिकेशन में भी हुआ, जितनी कंपनी ज्यादा आएंगी उतना हमारा फायदा ज्यादा होगा। वेरी गुड। इसका मतलब मेन पार्ट मेरे पास क्या था? इसका मतलब मेरा मेन पार्ट था कंपटीशन बढ़ाना। क्या बढ़ाना? हाँ जी, क्या बढ़ाना? तो कंपटीशन देखो, प्राइवेट सेक्टर आ गया। कौन आ गया? किसमें? बैंकिंग में। किसमें? अब क्या बढ़ गया? कंपटीशन। क्या बढ़ गया? थर्ड, इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ। हाँ जी, जो हमारी कंट्री के अंदर तो खोल रहे थे, बाहर के लोग भी हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू हो। बाहर के लोग भी आके हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। क्या बोल रहे हैं? द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द लिमिट ऑफ इन बैंक्स वर रेज्ड टू अराउंड 51%। कितना बढ़ गया? बाहर के लोग हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग बिजनेस में कितना पैसा अलाउ कर सकते हैं?
foreign institutional investors such as merchant banker, mutual funds and pension funds were now allowed to invest in Indian financial market. अभी जब हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे तब उसमें आपको समझ आएगा that who are the merchant bankers, what do you mean by mutual funds, इन सेविंग्स को क्या बोलते हैं. तो अभी भी सिर्फ इतना समझो कि यस, बाहर के लोग अब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंकिंग बिजनेस. वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर रिफॉर्म. हाँ जी. तो द बैंक्स हैव बीन गिवन अ परमिशन. हेलो, बैंक्स को क्या दी है? बैंक्स को क्या दी है? परमिशन. क्या दी है? टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम एंड अब्रॉड. सर्टेन एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन विद द. कुछ मेन कंट्रोल अभी भी किसके पास रखा है? आरबीआई के पास. किसके पास? बिकॉज आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन. बाहर के लोग आएंगे भाई, अपने कंट्री के अंदर आके बैंक ओपन कर रहे हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन होगी भाई, कितने कितने लोग हैं, कितनी किसकी परचेजिंग पावर है, पूरा डेटा मेंटेन होगा इनके पास. तो हमारी कंट्री के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये चीज अच्छी नहीं है. प्लस अब अकाउंट होल्डर्स है यार, अकाउंट होल्डर से हमने पैसा जमा करवाया, बाई चांस कुछ फ्रॉड हो जाए तो भाई बाहर की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कंट्री के अंदर इंक्रीज तो हो गई हैं, बट उसके लिए अभी भी जो मेन कंट्रोल्स हैं वो किसके पास हैं? आरबीआई के पास. किसके पास? और यस, आप आज के टाइम पर कोई भी प्राइवेट बैंक ओपन कर सकता था. बैंक्स वर गिवन फ्रीडम. हेलो, बैंक्स वर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन. किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर मेरे पास 4 तरह के रिफॉर्म दिख रहे हैं सर. फर्स्ट वन इज चेंज द रोल ऑफ. यस, कम ऑन. द फर्स्ट वन इज चेंज द रोल ऑफ. हाँ जी, इंक्रीज इन द रोल ऑफ, इंक्रीज लिमिट ऑफ. एंड फोर्थ इज इन द एक्सपेंशन प्रोसेस. ये किस में आए चेंजेस? फाइनेंशियल सेक्टर में. किस में? अब किस में आए जी? टैक्स में. किस में आए? टैक्स में 2 तरह के रिफॉर्म्स हैं. टैक्स भी 2 हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड. तो क्या कर दिया सर रिफॉर्म में? क्या कर सकते? कम कर दिया होगा और क्या. क्योंकि हमको तो हमेशा ऐसा लगता था कि लोग सिर्फ टैक्स सब तभी पे करेंगे जब टैक्स कम होगा. हम टैक्स कम करते गए, हाँ, लोग जो पे करते थे वो बढ़ते रहे, बट उसके बाद भी लोगों ने कभी इतना टैक्स पे नहीं किया. तो टैक्स के रेट वैसे ही बहुत ज्यादा मॉडरेट थे. देखो क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. सर मेरे बच्चों को पता है क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट बजट चैप्टर करा हुआ है, तो उनको ये बात पता है जी. क्या बेटा? कि इंप्लीमेंटेशन टैक्स की लायबिलिटी जिसके ऊपर होती है और पे भी वही करे. टैक्स की लायबिलिटी जिसके ऊपर होती है, पे भी वही करे. दैट टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. लायबिलिटी किसी और के ऊपर होती है, पे कोई और कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स. क्या बोलते हैं? There are 2 types of tax system in India. It is direct and indirect. Direct tax is progressive and indirect tax is regressive. Progressive means जिसकी ज्यादा इनकम उसका ज्यादा टैक्स, जिसकी ज्यादा इनकम उसका ज्यादा टैक्स. और regressive means जिसका ज्यादा खर्चा, जिसका ज्यादा उसका ज्यादा टैक्स, जिसका ज्यादा उसका ज्यादा. तो ये हो गया प्रोग्रेसिव और एक क्या हो गया? But there are 2 types of tax. सर चेंजेस क्या है? पहला चेंज देख. फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन टैक्सेस. टैक्स रेट क्या कर दिए होंगे यार? हाँ जी, टैक्स रेट क्या कर दिए होंगे? तो जरा बोलिए एक बार चिराग. इन 1991 देयर हैज बीन एन कंटीन्यूअस रिडक्शन इन द इनकम एंड एज हाई एज रेट्स वाज अ इंपॉर्टेंट रीजन. कहते हैं हमको लगता था कि टैक्स से भागने का, टैक्स के भागने का टैक्स एविएशन. क्या बोल? टैक्स. तो टैक्स से लोग दूर इसलिए भागते थे क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए हमने रिफॉर्म में टैक्स रेट को कम कर दिया, बट कुछ कामयाब नहीं हुआ. हाँ जी, रिफॉर्म आए किसके अंदर? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर. उसको भी थोड़ा सा क्या कर दिया? कम. टैक्स देने के, टैक्स फाइल करने के प्रोसेस को क्या कर दिया? सिंपल. इन ऑर्डर टू एनकरेज द बेटर कंप्लायंसेस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर, मेनी प्रोसीजर हैव बीन सिंप्लीफाइड. तो ये मेरे पास क्या है? चेंजेस. क्या है? किसमें? टैक्स में. किसमें? फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन, कम ऑन, फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन. सेकंड रिफॉर्म इन. थर्ड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस. कितने रिफॉर्म्स आए थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. बोल ले दिव्यांश, बोल ले. फर्स्ट रिफॉर्म कौन सा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर. कौन सा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर फर्स्ट. सेकंड क्या? थर्ड, फोर्थ. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म. फर्स्ट, चेंज द रोल ऑफ. Second, origin of private bank. Third, increase in the investments. Fourth, expansion. Fourth क्या है? Ease in the expansion process. Ease in the next reform कौन से हैं? Tax reform. कौन से reform? Come on, first reduction in. Second reform
रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स, फोर्थ सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। कौन से रिफॉर्म आ गए जी? हाँ जी, कौन से रिफॉर्म? ये देखो, ये देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म बोल रहे हो, कौन से बोल रहे हो? तो कर रहे हो। हाँ जी, कौन से रिफॉर्म? फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं? वर्टी में फॉरेन एक्सचेंज, डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर सारी करेंसीज क्या है इंडिया के लिए? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब नाइला फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। तो आपको पता है, सुनो सुनो, तो आपको पता है डोमेस्टिक करेंसी कितनी सेक्रीफाइस करी जाएगी फॉरेन करेंसी को लेने के लिए? उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट, हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द at which domestic currency is sacrificed. Come on, बोलो ना, foreign exchange rate is the rate. Foreign exchange rate is the at which domestic currency is sacrificed. Domestic currency is to obtain the foreign currency. To obtain the that rate is known as foreign exchange rate. क्या बोलते हैं इसे? Foreign exchange rate. आप सुनो, तो फॉरेन करेंसी को लेने के लिए डोमेस्टिक करेंसी कितनी सेक्रीफाइस करनी है? फॉरेन करेंसी को लेने के लिए डोमेस्टिक करेंसी कितनी सेक्रीफाइस करनी? 1990 से पहले ये बात गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, और तब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोला जाता। तब इस एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी बोला जाता। बट सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, आप सुनो ध्यान से। पर जब से, हाँ जी, जब से हमारी कंट्री के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं, तब डॉलर का प्राइस इंडियन टर्म्स में कितना होगा, ये बात डिसाइड अब गवर्नमेंट नहीं करती, ये बात डिसाइड मार्केट करती है। और मार्केट फोर्सेस के अंदर फिर दोबारा से वो दो चीजें, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तब एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट बोला जाता है। अब जानवी, बहुत सारे कंप्यूटर आ गए मार्केट में, तब क्या बोला जाता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? तो 1990 से पहले क्या था? फिक्स एक्सचेंज रेट। क्या था? और 1990 के बाद क्या हो गया? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मतलब व्हेनेवर द एक्सचेंज रेट, दैट्स व्हेनेवर द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड, एक तो ये रिफॉर्म आया फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा रिफॉर्म क्या आया? जैसे ही पता लगा ना हम लोग क्या क्या अडॉप्ट करने वाले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो हम लोगों ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए अपने हाथों से खुद कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम कर दी। तो बोलते हैं डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। हाँ, लास्ट टाइम ही कर पाए वो कम, क्योंकि उसके बाद तो विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन होना शुरू हो गया। अपने हाथों से गवर्नमेंट ने खुद कम करी, जिसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। मतलब रुपी की वैल्यू कम करी। तुमको पता है रुपी की वैल्यू कम होगी तो बाहर के लोगों के लिए हमारी कंट्री के गुड्स सस्ते हो गए। रुपी की वैल्यू कम हुई तो अब बाहर के गुड्स हमारे लोगों के लिए क्या हो गए? बाहर के गुड्स हमारे लिए क्या, बाहर के लोगों के लिए हमारे गुड्स क्या हो गए? सस्ते। अब हमारी कंट्री से वो गुड्स वो ज्यादा मंगवाएंगे, मतलब हमारी कंट्री से क्या बढ़ेगा? एक्सपोर्ट। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भर भर कर क्या आएगा? फॉरेन एक्सचेंज। कम हो गया था ना फॉरेन एक्सचेंज, ये तरीका यूज किया गया डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए। क्या मैं सहज तो पक्का एक एनिमी क्वेश्चन कराऊंगा कि दैट इट इज ऑलवेज गुड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, की हम लोग हमेशा अपने फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू क्या करते रहे? कम। इंडियन करेंसी की वैल्यू कम करते रहे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। क्या ये हमेशा अच्छा है? सहज ये हमेशा अच्छा नहीं है। तो वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बाद में बताऊंगा, बट हाँ अभी तो ये बोल रहा हूँ कि यस, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए हमने डी वैल्यू ऑफ रुपी कर दी। क्या कर दिया? डी वैल्यू ऑफ। और कब करा, क्यों करा? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर क्या आई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मैम फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के अंदर सिर्फ दो रिफॉर्म्स आए थे। सबसे पहला रिफॉर्म था मैम डीवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी, और दूसरा रिफॉर्म था कि अब फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये रहे जी आप लोगों के दो रिफॉर्म। हाँ जी, क्या? हाँ जी, फर्स्ट पढ़ो जी। डीवैल्यूएशन रेफर्स टू द, क्या मतलब है डीवैल्यूएशन का? डीवैल्यूएशन रेफर्स टू द, हाँ जी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बाय दी। लास्ट टाइम ही कर पाई गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि इसके बाद तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल किसका था? डिमांड, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सब। द ओवरकम बैलेंस ऑफ बीओपी क्राइसिस। देखो पता बीओपी कैसा था? डेफिसिट। कैसा था? क्योंकि हमारे कंट्री पैसा आया कम और
तो आप उसको ठीक करना चाहते हो ना, और आपको ये पता है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी रिजर्व्स भी क्या हो गए हैं, आप उसको ठीक करना चाहते हो ना, तो हमने क्या करा, रुपी की वैल्यू क्या कर दिया, डी वैल्यू क्या कर दिया, द रुपी वॉज अगेंस्ट दी, दिस लेड टू इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ, बोल बल्ले बल्ले बोल, सेकंड बॉल मार्केट डिटर्मिनेशन, अब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, हाँ जी, द गवर्नमेंट अलाउड रुपी वैल्यू टू बी फ्री टू बी फ्रॉम इट्स, अब गवर्नमेंट ने कंट्रोल, एज अ रिजल्ट द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ, सिर्फ दो रिफॉर्म, सिर्फ दो रिफॉर्म, किसमें जी सर, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में, सिर्फ दो ही सर, लास्ट रिफॉर्म, the last reform, that is trade and investment reform, last reform जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, बस, और ऑब्वियसली बात है ये रिफॉर्म ट्रेड से रिलेटेड होगा, कुछ लेन देन से कुछ रिलेटेड होगा जी, और लेन देन का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसके भी भाई यही दो दिए हुए, अपने आप पढ़ लो यार, मेरा मन नहीं कर रहा, अपने आप पढ़ो जी खुद, क्या दिया हुआ जी फर्स्ट, हाँ जी, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दी, कम कर दी, इंपोर्ट ड्यूटीज क्या कर दी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अच्छा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट याद रखियो, नाम से याद रखियो, हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी क्या कर दी, नेक्स्ट रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, पहले ज्यादा कस्टम ड्यूटी लगती होगी, अब कम लगती है। ये थे जी हमारा टॉपिक लिबरलाइजेशन, क्या कर रहा था, गिलहरी, हाँ जी सर, कुणाल सर, ये लिबरलाइजेशन था क्या, इतना हम लोगों ने लिबरलाइजेशन पढ़ना है, के अंदर 5 रिफॉर्म थे, लिबरलाइजेशन के अंदर 5 रिफॉर्म, फर्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, उसके अंदर 4 थे, यस, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म उसके अंदर 4 थे, यस, टैक्स रिफॉर्म उसके अंदर 3 थे, यस, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म 2, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म 2, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, सिर्फ लिबरलाइजेशन के ऊपर आ सकता है, इन पांचों में से कोई एक रिफॉर्म आ सकता है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, या कनेक्ट करने के लिए कुछ मैच द फॉलोइंग, मुझे नहीं पता, बट आपका सिलेबस में ये 5 रिफॉर्म जो आपको बताना बहुत। नेक्स्ट बहुत इजी टॉपिक, सिर्फ 2 पैराग्राफ बोले ऐसे मैंने आपको, एक टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, और एक आपको मैंने बताया कि हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइजेस को मौका दिया था, मौका कैसे दिया था कि पावर दे देते, चलो ठीक है, तुम ये बोलते हो ना कि तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, सारा प्रेशर ले लेते हैं हम, तुम अपने आप को खुद प्रूफ करके दिखाओ, उसको नवरत्न बना दिया, और जो नहीं कर पाए प्रूफ उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन के अंदर सिर्फ मेरे पास ये 2 टॉपिक, और ये आप लोगों का सेकंड पार्ट शुरू हो गया, इट इज प्राइवेटाइजेशन। ज्ञान आपको डेफिनेशन बता रहा है प्राइवेटाइजेशन की, ज्ञान जी बताइए प्लीज। प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ, बोल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, 3 चीजें क्या, दोबारा बोल बोल, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू दी एंटरप्रेन्योर्स इन दी प्राइवेट सेक्टर। किसको ट्रांसफर कर दिया जी, प्राइवेट सेक्टर, किसको कर दिए, इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, क्या बोलते हैं, द प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 वेज, एक मैंने बताया चेंज इन ओनरशिप, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और एक क्या मेरे पास, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या है जी, हाँ जी, मेरे पास 2 तरीके से क्या हो सकती है प्राइवेटाइजेशन, क्या हो सकती है, हाँ जी, फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ, हाँ जी, क्या ट्रांसफर कर रहे हैं जी, ओनरशिप, तो मेरा फर्स्ट क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू दी, पहले किसकी थी, अब किसकी होगी, और एक हमारे पास क्या है, जो 100% होगी क्या होगी, और एक हमारे पास होता है कुछ पार्ट बेचना, कुछ गवर्नमेंट का सब कुछ नहीं, कुछ पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज बाय सेलिंग ऑफ पार्ट, बाय सेलिंग ऑफ द इक्विटीज, 100% का कुछ पार्ट, और वो इक्विटी थी किसकी, गवर्नमेंट की, किसकी थी, तो उस गवर्नमेंट का सिर्फ कुछ पार्ट टू दी पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। किसको बेच देना जी, पब्लिक को बेच देना, किसको बेच देना,
उसको क्या बोलते हैं जी, डिसइन्वेस्ट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हाँ जी, फर्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ एंड सेकंड वन इज डिसइन्वेस्टमेंट. सेकंड इज, so the purpose of privatization was mainly, अरे हमें पता है सर 1950 से लेकर 1990 तक सर गवर्नमेंट अपने सारे पीएसयूज में फेल तो नहीं है, सारे पीएसयू सर लॉस में चल रहे थे. इसलिए सर यही मेन रीजन है सर प्राइवेटाइज करने का, इसलिए प्राइवेटाइजेशन इंपॉर्टेंट है. तो क्या बोल रहे हैं, द पर्पस ऑफ, कम ऑन, द पर्पस ऑफ was mainly to improve the financial and facilitates the modernization. क्या फैसिलिटेट करेगा जी, मॉडर्नाइजेशन. तो सर अभी उल्टा बिल्कुल गवर्नमेंट के रोल को बिल्कुल फिनिश कर दिया युविका. और प्राइवेटाइजेशन तो करी, ऑब्वियसली पता, जो पीएसयूज बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी, इसको कहते हैं क्रॉनिक इनडेटनेस. बहुत लंबे समय से जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स किस में चल रही थी, लॉस में, उनको तो हमने प्राइवेटाइज कर दिया, या फिर कुछ पार्ट क्या कर दिया, डिसइन्वेस्ट. क्या कर दिया, बट कुछ पीएसयूज को देख क्या किया, देख देख, द गवर्नमेंट ऑल्सो मेड टू इंप्रूव द एफिशिएंसीज ऑफ. सब कुछ नहीं करा प्राइवेटाइज यार, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एनकरेज करा, मोटिवेट करा, पावर्स दी. The government also made to improve the efficiency of PSUs by giving them power in taking their own decision. है ठीक है, हम आपको हम आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, आप पीएसयू गवर्नमेंट हो, हम नहीं कर रहे आपको क्या डिसइन्वेस्ट या फिर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. आप अपने आप को प्रूफ करके दिखा दो, हम आपको दे देते हैं पावर और अपने डिसीजन खुद लो. जिससे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल देख यार निशान, फॉर एग्जाम्पल some PSUs have been granted special स्टेटस. अब किसी को स्टेटस देगा ना, स्पेशल स्टेटस, तो ना इंसेंटिव मिलता है बेटर करने के लिए. स्पेशल स्टेटस एज नवरत्न और किसी को मिनी रतन्स, नवरत्न एंड. तो स्टेटस देने का मतलब क्या हुआ, स्टेटस देने का मतलब ये हुआ, खड़े हो यहां से, बाहर निकल, चल जल्दी खड़े, जल्दी खड़े हो यहां से, बाहर चल, अरे बाहर चल. हाँ जी, इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म, बोलो इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज, किसी के अंदर भी बच्चे, हाँ जी, अगर किसी को भी पावर देंगे और क्या देंगे, ऑटोनॉमी. क्या देंगे, पावर या फिर क्या देंगे, ऑटोनॉमी. इन ऑर्डर टू इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड इनेबल पीएसयूज टू कंपीट मोर इफेक्टिवली. अगली बार से वो कंपीट करें मोर इफेक्टिवली. हमने उनको क्या दी, ऑटोनॉमी. क्या दी उन्हें, इन द लिबरलाइज ग्लोबल एनवायरमेंट. तो हमने 9 पीएसयूज चूज करी. क्या चूज करी, तभी 9 पीएसयू चूज करी, तभी नाम क्या दिया, नवरत्न. क्या नाम दिया, तो इनको स्पेशल स्टेटस क्यों दिया बच्चों, ये हम लोगों ने इनको स्टेटस, स्पेशल स्टेटस सिर्फ इसलिए दिया अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए. किसको, गवर्नमेंट कंपनी को, किसको, गवर्नमेंट. तो इनको क्या किया, दे वर गिवन, बोल दे वर, कौन सा, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी. मैनेज भी खुद करो, ऑपरेट भी खुद करो, इन टेकिंग द वेरियस टू रन दी एफिशिएंटली एंड टू इंक्रीज देयर. जब हमने को ग्रांट किया स्टेटस, कौन सा, नवरत्न. क्या, द ग्रांटिंग ऑफ नवरत्न स्टेटस रिजल्टेड इन बेटर परफॉर्मेंस ऑफ दीज कंपनीज. तो जब कभी भी ऐसे क्लास में भी अगर किसी को, किसी भी स्टूडेंट को अगर हम कोई स्टेटस इंप्लीमेंट करें, बताएं, दें कि ये बेटर है, ये मॉनिटर है, तो वो ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट एक्टिंग इन अ सच वे कि बेटर रहे, सब कुछ अच्छा रहे. तो डिसीजन भी ले लिया, खुद बोल दिया कि खुद डिसीजन ले लो, खुद मैनेज कर लो. तो कुछ पीएसयूज थे जिन्होंने प्रूव किया भी फिर अपने आप को, और कुछ पीएसयूज ने जिन्होंने प्रूव किया फिर अपने आप को, उनका मैं नाम वैसे भी दिया था, नवरत्न. क्या दिया था, अपार्ट फ्रॉम दिस 97 अदर प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस, 97 other profit-making enterprises were granted a greater operational, financial, and they were referred as mini रत्न. तो 9 बनाए हमने नवरत्न और 97 हम लोगों ने क्या बनाए जी, मिनी रत्न. सिर्फ इतना पार्ट है किसका जी, प्राइवेटाइजेशन. और लास्ट मेरे पास रिफॉर्म कौन सा आ गया, ग्लोबलाइजेशन.
और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर फिनिश। ये एलपीजी है जी। हाँ है क्रिटिकल अप्रेजल। ये हमारे पास बच्चे पार्ट है एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया था और मुझे एक क्लास और चाहिए इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। बट सुनो, रुक जाओ, मुझे ग्लोबलाइजेशन की पहले डेफिनेशन बताओ। ग्लोबलाइजेशन मींस, बोलो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेटिंग। क्या करना है भाई? इंटीग्रेट। क्या करना है? तो ग्लोबलाइजेशन मींस इंटीग्रेटिंग दी नेशनल इकोनॉमी विद दी नेशनल इकोनॉमी को किससे मिलाना है जी? तो इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद दी टू द रिमूवल ऑफ, अरे क्या हटा दो जी, ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास आया आउटसोर्सिंग। क्या आया? हम ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पार्ट बना किसका? डब्ल्यूटीओ का। तो डब्ल्यूटीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स और डब्ल्यूटीओ के नेगेटिव पॉइंट्स। और लास्ट टॉपिक अप्रेजल, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ 3 पॉलिसीज। इन तीनों पॉलिसीज का इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी बताओ और नेगेटिव भी। आई मेरी बात समझ? ये आप लोगों का चैप्टर है जी, कौन सा? एलपीजी, जिसका हमने मैक्सिमम पार्ट फिनिश कर दिया है। एक क्लास और, एक पार्ट और फिर हम लोग ये चैप्टर कर देंगे फिनिश। डन? अब ध्यान से बात सुनो। आप लोगों ने मेरे साथ